दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए कई साल बीत चुका है, लेकिन अभी भी हमें वो सारी सच्चाई नहीं पता है जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो आखिर क्या है ये सच्चाई, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो ट्रू फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ब्रिटिश रूल का जिक्र करते हैं तो अक्सर हम पॉलिटिकल स्लेवरी, 1856 की क्रांति या फिर गांधी जी का आंदोलन को याद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो अंग्रेजों ने भारत को दिया था वो था आर्थिक लूट। ये कोई आम लूट नहीं थी, ये एक सिस्टमेटिकली प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। इसमें 200 साल तक भारत का पैसा, भारत के लोग और लेबर और भारत का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाया और हमारी इकोनॉमी को कंगाल। एक फेमस इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक, जो कि ऑक्सफोर्ड से ट्रेंड है, उन्होंने 2018 में अपनी रिसर्च पब्लिश की थी, जिसमें ये बताया गया था कि 1765 से लेकर 1938 के बीच ब्रिटिशर्स ने भारत से 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पैसा निकाला। अगर आज के दौर में इस अमाउंट को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 3 या 300 लाख करोड़ बनता है। समझने के लिए सोचिए, आज की दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री के कंबाइंड जीडीपी भी इतना नहीं होता। ये लूट किसी एक तरीके से नहीं हुई। अंग्रेजों ने पूरी इकोनॉमी को ही ऐसे डिजाइन किया जिसमें भारत से रॉ मटेरियल्स को सप्लायर बना रहा और ब्रिटेन मैन्युफैक्चरर और प्रॉफिट मेकर। कॉटन, जूट, सिल्क, स्पाइसेस, ओपियम जैसे अनेक नेचुरल रिसोर्सेज भारत से नॉमिनल दाम पर खरीदे जाते थे और फिर उनका प्रोसेस्ड वर्जन ब्रिटेन से हाई दाम पर वापस इंडिया को बेचा जाता था। इसे कहता है इकोनॉमिक रिवर्स इंजन। सबसे पहला बड़ा स्टेप था 1765 में बंगाल का दीवानी राइट लेना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन में टैक्स कलेक्ट करने का लीगल अधिकार मिल गया। इसके बाद उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में ऐसा दर्दनाक बदलाव किया जिसमें फार्मर्स और लोकल लैंडलॉर्ड्स सब तबाह हो गए। जमींदार को करप्ट बनाया गया और पीसेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन का शिकार। ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें जमींदार को फिक्स रेवेन्यू देना पड़ता था, चाहे फैमाइन हो या फ्लड। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार अपने ही फार्मर से बर्बरता से लगान वसूलते थे। जब रेवेन्यू नहीं मिलता था तो ज़मींदारी छीन ली जाती थी। इस सिस्टम ने एक इकोनॉमिक स्लेवरी का माहौल क्रिएट किया जहां एक किसान अपने ही खेतों में मजदूर बन गया। ब्रिटिश सिर्फ टैक्स नहीं ले रहे थे बल्कि होम चार्जेस के नाम पर पैसे डायरेक्टली लंदन भेज रहे थे। ये होम चार्जेस में गवर्नर जनरल की सैलरी, उनके फैमिली के एक्सपेंसेस, ब्रिटिश आर्मी की पेंशन और इवन ब्रिटिश रॉयल फैमिली का कॉस्ट भी इंक्लूड होता था। मतलब भारत के लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के घोड़ों के लिए ओट्स लंदन में एक्सपोर्ट हो रहे थे इंडियन रेवेन्यू से। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपना कंट्रोल पूरे भारत पर जमा लिया तो उन्होंने इंडियन वीवर्स, आर्टिशंस और लोकल ट्रेडर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। बंगाल के मुस्लिम वीवर्स का काम वर्ल्ड फेमस था, लेकिन ब्रिटिश ने उनके हाथ तोड़ दिए, लिटरल सेंस में भी और मेटाफोरिकल सेंस में भी, ताकि वो ब्रिटिश मिल्स के कपड़ों का मुकाबला ना कर सके। ब्रिटिश रूल के टाइम भारत की ग्लोबल जीडीपी में हिस्सेदारी 24% से गिरकर 3% के नीचे आ गई। यही वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में बूम पर था, जो भारत के लूट से फंडेड था। ब्रिटिश फैक्ट्रीज, रेलवेज, स्टील इंडस्ट्रीज और पोर्ट सब कुछ भारत के पैसों से बना, लेकिन भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था, ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना एम्प्लॉयमेंट। एक और छुपा हुआ लूट का सिस्टम था इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसमें सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स को जगह मिलती थी और उनकी सैलरी इंडियन बजट से दी जाती थी। वो यहाँ आकर हम पर हुक्म चलाते थे और फिर रिटायरमेंट के बाद वापस लंदन जाकर इंडियन ट्रेजरी से फंडेड पेंशन लेते थे। उनकी फैमिली का भी खर्चा इंडियन टैक्स पेयर उठाते थे। दादा भाई नारोजी, जो फर्स्ट इंडियन एमपी बने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उन्होंने पहली बार ड्रेन ऑफ वेल्थ का टर्म दिया। उन्होंने डिटेल में बताया कि ब्रिटिशर्स इंडिया से पैसे ले जा रहे हैं बिना कुछ वापस दिए। ये पैसा ना एजुकेशन में इन्वेस्ट हो रहा था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो डायरेक्टली ब्रिटिश इकोनॉमी में जा रहा था, जहाँ उससे लोन्स दिए जाते थे, वॉर्स लड़े जाते थे और एम्पायर और एक्सपेंड होते थे। अंग्रेजों ने एक मोनोपोली ट्रेड सिस्टम बनाया था जिसमें सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज को इंडिया के साथ ट्रेड करने का हक था। इसका मतलब ये था कि इंडियन ट्रेडर्स को या तो बंद करना पड़ता था या ब्रिटिश एजेंट्स के अंदर काम करना पड़ता था। इस सिस्टम ने इंडिजिनियस बिजनेस नेटवर्क जैसे मारवाड़ीज, पारसेस और छेटियार्स को वीक कर दिया, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ पहले वर्ल्ड लेवल पर थी। ब्रिटिशर्स ने एक और कारागार चाल चली। उन्होंने भारत को कैश क्रॉप इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब भारत के फार्मर्स को फूड ग्रेन उगाने से रोका गया और इंस्टेड उनसे इंडिगो, कॉटन, ओपियम और जूट जैसे क्रॉप्स उगवाए गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब फैमाइन आता था तो लोगों के पास खाना ही नहीं होता था। ब्रिटिश उन कैश क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते थे और फूड शॉर्टेज होने पर भी कोई रेशनिंग नहीं होती थी। बंगाल फेमाइन 1943 इसका सबसे भयानक उदाहरण है, जिसमें 30 लाख लोग भूख से मर गए। ब्रिटिश रूल ने भारत का एजुकेशन सिस्टम को भी लूट लिया। पहले भारत में गुरुकुल और मदरसा सिस्टम था जहाँ होलिस्टिक एजुकेशन मिलती थी, लेकिन ब्रिटिश ने मैकॉलेस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 के जरिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम क्लैरिकल एजुकेशन प्रमोट की, जिससे लोग उनके लिए नौकरी कर सके लेकिन कभी उनका चैलेंज न बन सके। ये भी एक लूट ही थी, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी के रूप में। ब्रिटिश एम्पायर ने हर उस चीज़ का फायदा उठाया जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू था, चाहे वो भारत का कोल हो, आयरन ओर हो, सैंडलवुड, एलिफेंट्स, स्पाइसेस, डायमंड्स, पर्ल्स या इवन ह्यूमंस हो। आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने इंडेंजर्ड लेबर के नाम पर लैक्स ऑफ इंडियन को कैरिबियन, फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज में भेज दिया था, जहाँ उनसे स्लेव जैसे काम लिए जाते थे। ब्रिटिश बैंक्स और करेंसी सिस्टम भी एक शार्टेड ट्रैप था। उन्होंने इंडियन करेंसी का वैल्यू फिक्स कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश पाउंड
जिससे इंडियन करेंसी आर्टिफिशियली अंडरवैल्यूड हो गई। इससे ब्रिटिश गुड्स सस्ते लगते थे और इंडियन गुड्स महंगे। इसको कहते हैं मॉनेटरी कोलोनियलिज्म, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसे कंट्रोल किया गया जिससे वो कभी सेल्फ सफिशिएंट ना हो पाए। रेलवेज को अक्सर ब्रिटिशर्स का गिफ्ट कहा जाता है, लेकिन असली सच तो यह है कि रेलवे सिस्टम भी एक लूट का एक मॉडर्न जरिया था। रेलवेज का डिजाइन ऐसे किया गया था कि वो इंटीरियर इंडिया से रॉ मटेरियल का कोस्टल पोर्ट्स तक ले जाए, जहाँ से उनका एक्सपोर्ट हो सके। हर रेलवे स्टेशन ब्रिटिश कंट्रोल में था और फ्लाइट चार्जेस भी उनके प्रॉफिट मॉडल के हिसाब से ही फिक्स किए जाते थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरी भी एक अलग लूट का मॉडल थी। एक एवरेज ब्रिटिश ICS ऑफिसर की सैलरी 1500 से 2000 रुपये पर मंथ होती थी, जबकि उस समय एक स्किल्ड इंडियन वर्कर को 5 से 10 रुपये मिलते थे। इसके अलावा इन ऑफिसर्स को हाउसिंग, ट्रैवल, मेडिकल और फैमिली अलाउंसेस भी दिए जाते थे, सब कुछ इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से। मतलब भारत उनको रोजगार भी दे रहा था और उनकी लग्जरी भी चुका रहा था। ब्रिटिश लूट का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी था। उन्होंने भारत के लोगों को ये समझा दिया कि तुम लोग तो बैकवर्ड हो, तुम्हारा कल्चर बेकार है और तुम खुद को रूल नहीं कर सकते। इस साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का रिजल्ट आज भी दिखता है, जब कई लोग अपनी हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेजेस को इन्फीरियर मानते हैं और अंग्रेजी को सुपेरियर। यही तो है कॉलोनियल माइंडसेट, जो लूट से ज़्यादा खतरनाक है। एक और मेजर एस्पेक्ट था कल्चरल हेरिटेज का लूट। ब्रिटिशर्स ने भारत के अनेक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स से आर्टिफैक्ट्स, स्टैचूज, कॉइन्स, ज्वेलरी और रिलीजियस आइडल्स चुराए। आज भी लंदन के म्यूजियम्स में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन आर्टिफैक्ट्स रखे हैं जो इलीगल तरीके से ले जाए गए थे। कोहिनूर तो सिर्फ एक सिंबल है, असली लूट तो उन हज़ारों चीज़ों में छुपी हुई है जो वापस नहीं आई हैं। अंत में ब्रिटिशर्स ने भारत को सिर्फ लूट का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी बना दिया, जहां वो अपना बेकार माल डंप करते थे। इंडियन इंडस्ट्रीज को कम्पीट करने से रोका गया, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए गए और ब्रिटिश गुड्स को हैवीली सब्सिडाइज किया गया। इसने भारत के आर्टिशंस, वीवर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कंप्लीट एनाइलेशन कर दिया और ये सब कुछ सिविलाइजिंग मिशन के नाम पर किया गया। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को करना लाइक, और चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे।